हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। हमारी एक वेब सीरीज़ चल रही है जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हमने आपको थोड़ा-सा एचटीएमएल, सीएसएस जैसी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनका कोड बताया। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो साइट बना लेते हो, उसको किस तरह से डिप्लॉय करते हैं, मतलब वो कैसे ऑनलाइन होती है। आज मैं थोड़ा-सा आपको बहुत नॉर्मल चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो रन कहाँ करती हैं। वो रन करती है इंटरनेट पर। तो ये बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है। हम सब इंटरनेट यूज़ करना तो जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इंटरनेट एग्ज़ैक्टली काम कैसे करता है? किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से वेबसाइट मेरे पास आती है, कहाँ से आती है, इसके पीछे कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, वो मैं थोड़ा-सा आपको आज बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ डज़ द इंटरनेट एक्चुअली वर्क? इंटरनेट वास्तव में काम कैसे करता है? हम आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है कि हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं या इंस्टाग्राम देखते हैं या व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजते हैं। ये लगभग डेली रूटीन है, उसमें गूगल भी है। तो हम गूगल डॉट कॉम खोलते हैं। तो जब आप गूगल डॉट कॉम खोलते हो, तो आप जैसे ही खोलते हो आपको गूगल नज़र आ जाती है, लेकिन उससे पहले उस गूगल डॉट कॉम खोलने के बाद कोई 7 चीज़ें होती हैं अंडर 200 मिलीसेकंड। जो 200 मिलीसेकंड के अंदर आपको गूगल दिख जाता है, उसके बीच में कोई 7 फ़ेजेज़ होते हैं, 7 चरणों से होके वो रिक्वेस्ट गुज़रती है और आपको गूगल दिख जाता है। वो ये सब लिखा हुआ है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में गूगल डॉट कॉम लिखोगे या अपने मोबाइल पे गूगल डॉट कॉम लिखोगे, तो ये 7 चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड में पीछे। एक डीएनएस लुकअप बोला जाता है, पहले ये स्टेप होता है, फिर एक टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, फिर एसएसएल हैंडशेक होता है, फिर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, सर्वर रिस्पॉन्स देता है, ब्राउज़र दिखाता है और पेज लोड हो जाता है। और ये सब 200 मिलीसेकंड्स के अंदर-अंदर हो जाता है। ये सब कुछ होता है पीछे, तब आपको गूगल डॉट कॉम नज़र आता है। अब थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे डीएनएस लुकअप क्या है? देखिए होता क्या है, ये जो गूगल डॉट कॉम आप लिखते हो, तो आपकी मशीन पे तो नहीं होता है गूगल। आपकी मशीन पे इंटरनेट लगा हुआ है और आपने गूगल डॉट कॉम लिख के एंटर करा। तो आपकी मशीन जो आपकी मशीन पे वायर या वायरलेस इंटरनेट लगा हुआ है, उस माध्यम से कहीं जाती है। वो जहाँ जाती है उसको डीएनएस लुकअप बोलते हैं। डीएनएस लुकअप एक तरह की डायरेक्टरी होती है, जहाँ पर लिखा होता है कि दुनिया भर की साइट कहाँ पर रखी हुई हैं। जैसे आपने लिखा गूगल डॉट कॉम, तो गूगल डॉट कॉम एक सर्वर है जो कहीं पर रखा होगा, किसी लोकेशन पर रखा होगा। ये समझ लो एक घर है, घर का पता है, तो ये घर कहीं पर होगा। तो डीएनएस लुकअप असल में वो जगह है जहाँ पर ये लिखा होता है कि दुनिया भर की वेबसाइट किस जगह पर उनका सर्वर रखा हुआ है। तो जैसे ही आप google डॉट कॉम लिखते हो, मशीन डीएनएस लुकअप नाम की डायरेक्टरी में जाती है और उससे पूछती है कि गूगल डॉट कॉम का आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस मतलब इसका असली पता। गूगल डॉट कॉम उसका असली पता नहीं है, उसका असली पता होता है उसका आईपी एड्रेस। ये बात एक डायरेक्टरी में लिखी होती है, उस डायरेक्टरी को डीएनएस लुकअप बोलते हैं। इसको डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं डीएनएस को। जैसे इसको ऐसा समझो आप, जैसे मेरे को किसी का ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू नाम पता करना है, तो कहीं डायरेक्टरी है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस लिखे हुए हैं, उसके आगे नाम लिखा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस कोलन नाम, ड्राइविंग लाइसेंस कोलन नाम। मैंने उसका नाम बोला, तो डीएनएस लुकअप एक डायरेक्टरी है जो गूगल डॉट कॉम का एग्जैक्ट एड्रेस रखती है। जैसे ही आप गूगल डॉट कॉम लिखते हो, इंटरनेट के थ्रू आपकी मशीन डीएनएस लुकअप नाम की डायरेक्टरी पे जाती है और पता करती है गूगल का आईपी एड्रेस कहाँ है, मतलब गूगल लिखा कहाँ है, रखा कहाँ हुआ है। उसके बाद टीसीपी कनेक्शन नाम का एक स्टेप होता है। इसमें आपकी डिवाइस यानी आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर गूगल के सर्वर से कनेक्ट होना चालू होता है। गूगल का सर्वर मतलब गूगल की वो मशीन जहाँ पर गूगल है। उसके बाद एसएसएल हैंडशेक होता है। एसएसएल हैंडशेक मतलब जब आप यहाँ से गूगल को माँगते हो ना, तो गूगल में एक स्पेशल चाबी लगी होती है। इस चाबी को यहाँ पर एन्क्रिप्शन कीज़ बोलते हैं, जिसमें एन्कोडेड फॉर्मेट में डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, तो वो कीज़ एक्सचेंज होती हैं। जैसे मैं किसी के पास जाऊँगा तो मैं उसको एक कोड बताऊँगा कि फलाँ कोड बताने के बाद वो मेरे को रिस्पॉन्ड देता है। उसको ये लोग एसएसएल हैंडशेक बोलते हैं। एसएसएल हैंडशेक होता है, कीज़ एक्सचेंज होती है। उसके बाद एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है। आपका ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है गूगल से, गूगल को बोलता है लाओ मेरे को होम पेज दिखाओ। उसके बाद गूगल रिस्पॉन्ड करता है। गूगल वहाँ से आपको एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स वापस करता है, जो मैंने आपको थोड़ी-सी बताई थी, इससे पिछले लेक्चर्स में। फिर वो जब एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आपके ब्राउज़र पे आ जाती हैं, तो ब्राउज़र पे रेंडर होती हैं। रेंडर का मतलब दूसरी इंग्लिश हुई शो करना, दिखती हैं। तो आपका ब्राउज़र उसको पढ़ता है और
आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे वो पेज को दिखा देता है, जो सर्वर ने भेजा। उसके बाद पेज लोड हो जाता है और ये सारा काम 200 मिलीसेकंड के अंदर होता है। लेकिन आप जब google.com लिखते हो, एंटर मारते हो, उसके पीछे 7 स्टेप्स होते हैं जिसमें ये सब कुछ है। पहले एक डायरेक्टरी सर्च की जाती है, फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, फिर हैंडशेक होता है जिसमें कीज़ एक्सचेंज होती हैं, फिर एक होम पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है, सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है, ब्राउज़र तक आपके पास डेटा आता है, ब्राउज़र दिखाता है और पेज लोड हो जाता है। तो जब आप इंटरनेट में कोई साइट टाइप करोगे तो उसके पीछे ऐसे कुछ 7 स्टेप्स होते हैं। अब पहले हम जानते हैं इंटरनेट वाक़ई में है क्या? इंटरनेट की एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर्स या मोबाइल्स या कोई भी डिजिटल डिवाइस कनेक्टेड हैं, केबल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं या फिर फाइबर ऑप्टिक के थ्रू कनेक्टेड हैं या वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू कनेक्टेड है। इंटरनेट क्या हुआ, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस हैं, सब किसी भी माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो माध्यम केबल हो सकते हैं, वो माध्यम फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो सकती हैं, वो माध्यम वायरलेस भी हो सकता है। दुनिया की सारी मशीन्स आपस में जुड़ी हैं तो एक नेटवर्क बन गया, उस नेटवर्क को इंटरनेट बोल देते हैं। अब इसमें केबल्स भी यूज़ होती हैं, टावर्स भी यूज़ होते हैं, आपकी डिवाइस भी होती है। जैसे 99% दुनिया का जो नेट है वो केबल से चलता है, तारों से। वायरलेस नहीं, तारों से चलता है। 99% नेट जो इंटरनेट है, वो तारों से चलता है और ये तारें समुंदर के अंदर से आती हैं। ये बड़ी अजीब-सी और बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है कि हमें जो इंटरनेट मिल रहा है वो तार से आ रहा है और वो तार समुंदर के अंदर बिछे हुए होते हैं। पूरी दुनिया के समुंदर के अंदर से तार आ रहे हैं। वो तार हमारे भारत तक इंटरनेट को ला रहे हैं और वो तार किसके अंदर है? समुंदर के अंदर। ओशन के इस फ्लोर पे, ज़मीन पर। नेटफ्लिक्स भी यूएसए से जो हम देख पा रहे हैं, गूगल देख पा रहे हैं, फेसबुक देख पा रहे हैं, वो तारों से आ रहा है और वो तार कहाँ से आ रहे हैं? वो समुंदर के अंदर से हमारे भारत तक पहुँच रहे हैं। और ये समुंदर के अंदर जो केबल बिछा रखी हैं, ये कई मिलियन किलोमीटर्स में फैली हुई हैं। ये जो मैंने नीचे लिखा है, इतने ज़्यादा किलोमीटर्स के एरिया में तार फैले हुए हैं। तो तार से आता है हमारे पास कंप्यूटर 99%। उसके बाद जब वो भारत में आ जाता है, तो भारत में हमें टावर लगाने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ये अपने टावर लगाती हैं। इनके टावर से वो तार कनेक्ट किए जाते हैं। इनके टावर पे के इंटरनेट को भेजा जाता है। फिर इनके टावर वायरलेस मीडियम से हमारे मोबाइल या हमारी डिवाइसेज़ तक उस इंटरनेट को पहुँचाते हैं। पहले केबल से आएगा, भारत तक कैसे पहुँचेगा? केबल से। केबल इन टावर से क कनेक्टेड होंगी। ये टावर वायरलेस होते हैं। ये आपके मोबाइल या बाकी डिवाइसेज़ तक वायरलेस मीडियम के थ्रू इंटरनेट पहुँचाएँगे और पहुँचाने की ज़िम्मेदारी ये कुछ कंपनी ले लेती हैं, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, और इन कंपनी को आईएसपी बोला जाता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये मेरे को प्रोवाइड करवा देती हैं फिर वायरलेसली। ठीक? इंडिया में करीब 835 से ज़्यादा मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं, बहुत बड़ा है इंटरनेट का यूज़र एरिया इंडिया में, भारत में। तो पहले केबल से पहुँचा, केबल से टावर की तरफ पहुँचा और टावर में जो कंपनी उन टावर को लगा रही है, उनका नाम है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर उन टावर से आपकी डिवाइस तक पहुँच गया। आपकी डिवाइस लास्ट वो डिवाइस है जहाँ तक इंटरनेट पहुँचा और आपकी डिवाइस तक पहुँचाने के लिए भी आपके पास एक वाई-फाई राउटर या मोबाइल का डेटा जो आप खरीदते हो पैक जियो का या लैन की केबल होनी चाहिए। और ये सब आपको कौन प्रोवाइड करेंगे? आईएसपी नेटवर्क, मतलब जियो वाले, एयरटेल वाले, बीएसएनएल वाले। तो ये तरीका है कि इंटरनेट की जर्नी कैसे होती है, कैसे इंटरनेट आप तक पहुँचा। पहले वो भारत में पहुँचा समुंदर के रास्ते केबल्स के थ्रू। वहाँ से केबल्स जुड़ी इन कंपनीज़ के टावर से। इन कंपनी के टावर ने आपके घर के वाई-फाई राउटर या मोबाइल डेटा में वो डेटा सेंड कर दिया, इंटरनेट सेंड कर दिया। तो आप तक इंटरनेट पहुँच गया। तो ये इस तरह से इंटरनेट जो है वो फ्लो करता है। अब इंटरनेट के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक एक चीज़ है आईपी एड्रेस, एक है डीएनएस। मैंने डीएनएस इससे पहले भी बताया आपको, डोमेन नेम सिस्टम। ये इंटरनेट की फ़ोन बुक है। इस फ़ोन बुक में लिखा होता है, जैसे आप जो टाइप करते हो ना facebook.com या google.com, ये असल पता नहीं है गूगल का या फेसबुक का। जैसे गूगल का असली नाम है ये, जो आपको ये नंबर दिख रहा है ना 142.250.192.46, ये है गूगल का असली एड्रेस। गूगल.com उसका नकली एड्रेस है। नकली तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसका असली एड्रेस नहीं है। असली एड्रेस है 142.250.192.46। इस एड्रेस को आईपी एड्रेस बोला जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे हमारे घर का पता। असली पता ये है, लेकिन आप तो ये नहीं लिखते हो, आप तो गूगल.com लिखते हो, आपको गूगल दिख जाती है। तो वो रिज़ॉल्व करता है डीएनएस। आप जब गूगल.com लिखते हो, तो डीएनएस एक तरह की फ़ोन डायरेक्टरी है।
जैसे फ़ोन डायरेक्टरी में लोगों के नाम लिखे हैं, नाम के आगे उनके नंबर लिखे हैं। आप किसी का नाम सर्च करोगे, फ़ोन बुक में जाओगे, नाम सर्च करोगे, उसके आगे उसका नंबर दिख जाएगा आपको। वैसे ही आप जब गूगल डे डॉट कॉम लिखते हो, तो आप एक नाम लिखते हो, वो नाम जाता है डीएनएस के पास। डीएनएस में एक डिक्शनरी होती है, जिसमें दुनिया की जितनी साइट्स हैं, उनके नाम भी लिखे होते हैं और उनका असली पता भी लिखा होता है। तो डीएनएस चेक कर लेता है कि अच्छा, जिसने गूगल डॉट कॉम लिखा है, उसका असली पता क्या है? ये है। तो वो आपकी रिक्वेस्ट को इस पते की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है और इस पते को आईपी एड्रेस बोलते हैं। गूगल डॉट कॉम गूगल का असली पता नहीं है। असली पता है 142.250.192.46 और इस नंबर सिस्टम को ये लोग आईपी एड्रेस बोल देते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यही किसी मशीन का असली एड्रेस होता है। लेकिन हम ये याद नहीं कर पाएँगे। 142 कोई मेरे से बोले कि गूगल लिखने के लिए ये लिखना, तो ज़्यादातर 99% लोग इसको याद ही नहीं कर पाएँगे नंबर को। तो इसलिए उन्होंने एक शब्द दे दिया गूगल डॉट कॉम। उन्होंने कहा गूगल डॉट कॉम लिखो आप। बाकी जो है डीएनएस का जो सिस्टम है, लाइब्रेरी है, यानी कि फ़ोन बुक है, वो सँभाल लेगी। आप गूगल डॉट कॉम लिखना, मशीन डीएनएस पे जाएगी। डीएनएस गूगल डॉट कॉम का पता जानता है, वो आपकी रिक्वेस्ट को इस पते पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो असल में ऐसा होता है और ये सब कुछ 20-10 मिलीसेकंड्स के अंदर हो जाता है। रिज़ॉल्व हो जाता है और मशीन आपको इस 142 पते की तरफ ट्रांसफ़र कर देती है। इंटरनेट में एक चीज़ और यूज़ होती है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। ज़्यादातर लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता होती है। एचटीटीपी हुआ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और एचटीटीपीएस भी वही हुआ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। आगे एस लगा होता है, मीन्स सिक्योर हुआ है। यानी अब जब भी कोई साइट खोलो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि साइट के आगे एचटीटीपी लिखा हुआ है कि एचटीटीपीएस लिखा हुआ है। यदि एचटीटीपी लिखा हुआ है तो ये साइट अनसिक्योर या अनसेफ हो सकती है। जिसके आगे एचटीटीपीएस लिखा हुआ है वो सिक्योर साइट होगी। ज़्यादातर जो आप साइट देखते हो उनके आगे एचटीटीपीएस ही लिखा हुआ है। एचटीटीपी असल में एक तरीका है जिससे आप साइट देख सकते हो। एचटीटीपीएस भी एक तरीका है, लेकिन एचटीटीपी उतना सेफ तरीका नहीं है। यानी आप एचटीटीपी लिखी हुई किसी साइट को यूज़ करते हो तो हो सकता है आपके साथ कोई स्कैम हो जाए, कोई फ़ोर्जरी हो जाए। यदि आप एचटीटीपीएस वाली यूज़ करते हो तो 99.9% संभावना है कि आपके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। एचटीटीपी प्रोटोकॉल में डेटा प्लेन टेक्स्ट के तौर पर जाता है। मतलब मैंने यहाँ से कोई मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, तो वो वायरलेस या वायर जिससे भी जाएगा, किसी मीडियम से तो जाएगा और दूसरे की मशीन पे जाएगा, तो एज़ अ प्लेन टेक्स्ट चला जाता है। मतलब मैंने हेलो लिखा तो हेलो ही गया। तो हैकर को, यदि कोई हैकर है और उसने मेरा मैसेज चुरा लिया तो उसको मेरा मैसेज दिख जाएगा। लेकिन यदि एचटीटीपीएस के थ्रू वो मैसेज गया होगा, तो मैंने हेलो लिखा होगा, लेकिन वो तारों में हेलो करके नहीं जा रहा होगा, कुछ स्पेशल फॉर्मेट में जा रहा होगा, ताकि यदि कोई हैकर मेरे मैसेज को चुरा भी लेता है, तब भी वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि मेरा मैसेज एन्क्रिप्टेड होता है, मतलब सिक्योर होता है। एचटीटीपी में कोई भी मेरे मैसेज को पढ़ लेता है, लेकिन एचटीटीपीएस में सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही पढ़ते हैं। जैसे व्हाट्सएप में भी एचटीटीपीएस होता है ताकि मैं जो भेज रहा हूँ और जिसको भेज रहा हूँ, सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे की चीज़ देख सकें, कोई तीसरा ना देख सके। यदि उसमें एचटीटीपी होगा तो तीसरा देख लेगा मैंने क्या बोला। तो एचटीटीपी एक अनसेफ प्रोटोकॉल है और जो एचटीटीपीएस है वो एक सेफ प्रोटोकॉल है। तो हमें ज़्यादातर एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिखता है जब आप कोई साइट खोलते हो तो आपको दिखता है ऊपर, आप गौर से देखना कि एचटीटीपीएस खुला है कि एचटीटीपी खुला है। यदि एचटीटीपी खुला है तो आप कोशिश करो उस साइट को इग्नोर करो। आप ज़्यादातर उस साइट को यूज़ करो जिसके आगे एचटीटीपीएस लिखा हुआ है। और इनमें अंतर यही है कि एचटीटीपी में एज़ अ प्लेन टेक्स्ट वैल्यू जाती है, उसमें एन्क्रिप्टेड होके जाती है। इसमें कोई भी पढ़ सकता है, उसमें सिर्फ सेंडर रिसीवर पढ़ सकते हैं। इसमें एक पोस्ट कार्ड की तरह जाता है डेटा, मतलब कोई भी देख लेगा। इसमें सील्ड एनवेलप की तरह जाता है, मतलब एक एनवेलप की तरह जाएगा जिसमें सील लगी होगी, मतलब प्राइवेट तौर पे जाएगा। इसमें पासवर्ड दिख जाता है, इसमें पासवर्ड हिडन रहता है। अब ब्राउज़र्स इसको ज़्यादातर एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। आजकल के जितने ब्राउज़र्स हैं वो ज़्यादातर एचटीटीपीएस को ही सपोर्ट करते हैं। ये इंटरनेट की कुछ टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद एक शब्द और आता है बट डेटा पैकेट्स इंटरनेट में। जैसे जब भी आप इंटरनेट में कोई चीज़ भेजते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने व्हाट्सएप में किसी को मैसेज भेजा और मैसेज आपने कोई 100 शब्दों का लिखा था। तो ये 100 शब्द इंटरनली केबीज़ या बाइट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो होता क्या है ना, आपका जो पूरा मैसेज है 100 शब्दों का, वो पूरा इकट्ठे नहीं जाता है। जैसे ही आपने सेंड का बटन दबाया, वो कुछ टुकड़ों में टूट जाता है। इन टुकड़ों को पैकेट्स बोलते हैं। जैसे आपने 100 शब्दों का कोई मैसेज लिखा, तो मान लेते हैं उसके 10 टुकड़े हो गए। इन टुकड़ों को पैकेट्स बोला जाता है। आपका कोई भी डेटा जब सेंड होगा इंटरनेट पे तो हमेशा एक साथ नहीं जाता है, टुकड़े बन जाते हैं उसके। उन टुकड़ों को पैकेट्स बोला जाता है।
और हर पैकेट अलग तरह से जाता है, सेपरेटली या सेपरेट तार में जाता है, इकट्ठे भी नहीं जाता। फिर वो जब रिसीवर की मशीन में पहुंचता है तो वो रीअसेंबल्ड हो जाता है, दोबारा से वो सारे पैकेट इकट्ठे होते हैं और पूरा का पूरा आपका जो सेंटेंस है वो क्रिएट हो जाता है। तो डेटा पैकेट्स मतलब असल में जब आप कोई चीज़ सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, तो वो चीज़ पूरी रिसीव नहीं होती है, टुकड़ों में रिसीव होती है। उन टुकड़ों को पैकेट्स बोला जाता है, ठीक है? जब आप यूट्यूब में कोई वीडियो आप तक पहुँचता है, तो वो वीडियो के करीब-करीब 10,000 टुकड़े होते हैं, तब वो आपके पास आता है। सीधे वीडियो नहीं आता है, उसके 10-20 हज़ार टुकड़े बन के आपके पास आएँगे। एक-एक टुकड़ा आता रहता है, आप देखते रहते हो, वो टुकड़े जुड़ते रहते हैं, बाद में पूरा का पूरा एक वीडियो बन जाता है। इसको पैकेट्स बोलते हैं यहाँ पे, डेटा पैकेट्स बोलते हैं। और ये सारा काम एक टेक्नोलॉजी करती है जिसको टीसीपी/आईपी कहते हैं। ये एक टेक्नीक लगी होती है पीछे, जो ये सब कुछ करवा रही होती है, टुकड़ों में तोड़ना और रीअसेंबल करना, ये सब काम ये करवा रही होती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इंटरनेट में, क्लाइंट एंड सर्वर, ये जाननी बहुत ज़रूरी है। असल में क्लाइंट क्या होता है? जैसे आप इंटरनेट देखते हो तो आप ब्राउज़र खोलते हो, क्रोम, फायरफॉक्स कोई भी ब्राउज़र खोलते हो। तो जो जो चीज़ आपने खोली इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट पे काम करने के लिए, उसको यहाँ पर बोला जाता है क्लाइंट। जैसे आपने मोबाइल खोला तो क्लाइंट, या फिर आपने पीसी में क्रोम खोला तो क्लाइंट, वो क्लाइंट मशीन है। जो सर्वर पे रिक्वेस्ट करती है कि लाओ भई हमको फ़ेसबुक दिखा दो या लाओ भई हमको इंस्टाग्राम दिखा दो। तो जो रिक्वेस्ट करता है वो होता है क्लाइंट, वो रिक्वेस्ट करता है, कहता है लाओ मेरे को दे दो गूगल.com। जो देता है उस मशीन को सर्वर मशीन कहते हैं। ये बड़ा पावरफुल कंप्यूटर होता है। जैसे गूगल वाले हमको गूगल दे रहे हैं, फेसबुक वाले फेसबुक दे रहे हैं। उनकी मशीन बहुत पावरफुल है। उनकी मशीन लाखों करोड़ों की है। हमारी मशीन 20-25 हज़ार 70 हज़ार की हो सकती है। तो हमारी मशीन्स को क्लाइंट बोलते हैं, उनकी मशीन्स को सर्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है क्लाइंट एंड सर्वर। जो माँग रहा है इंटरनेट पे चीज़ें, वो क्लाइंट है। जो दे रहा है इंटरनेट पे चीज़ें, वो सर्वर है। और इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। एक और चीज़ यूज़ होती है जिसको एसएसएल बोलते हैं यहाँ पर, सिक्योर्ड लेयर होती है, सर्वर की सिक्योर्ड लेयर। आप कभी देखना जब भी कोई वेबसाइट खोलो, तो वेबसाइट के यूआरएल में इस तरह का ताला नज़र आएगा आपको। यदि ताला नज़र आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे सर्वर पे एक सिक्योर्ड लेयर लगी हुई है। इससे फ़ायदा ये होता है यदि एसएसएल लेयर लगी हुई है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पासवर्ड था नवीन 123, यदि मैं विदाउट एसएसएल इसको ट्रांसफ़र करूँ पासवर्ड को, तो कोई भी इसको देख लेता है। लेकिन यदि मैं एसएसएल के थ्रू ट्रांसफ़र करता हूँ, तो मेरा ये जो पासवर्ड था नवीन 123 ये ऐसा कुछ बन जाता है। तो यदि कोई इसको हैक भी कर ले, देख भी ले, तो उसको ऐसा दिखेगा। उसको नहीं पता चलेगा मेरा पासवर्ड नवीन 123 था। उसको ऐसा कुछ ऊट-पटांग नज़र आएगा। ये होता है एसएसएल की वजह से, सर्वर की सिक्योर्ड लेयर। और ये इंटरनेट पे ऑटोमैटिकली लग जाती है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी इंटरनेट इतना सेफ होता है कि आपकी चीज़ों को सेफली ट्रांसफ़र कर रहा होता है। वो आपके लिखे सारे मैसेज को ऐसा बना देता है, ताकि यदि कोई हैकर हैक भी कर ले, तो उसको वो बात समझ ना आए कि आपने बोली क्या थी। इसको एन्क्रिप्शन टेक्नीक बोलते हैं। यानी आपका डेटा जब ट्रांसफ़र होके किसी दूसरी जगह पे जाता है, तो वो एन्क्रिप्ट हो जाता है और दूसरी जगह पे जाके फिर वो डिक्रिप्ट हो जाता है। क्योंकि जब दूसरी जगह हम डेटा भेजेंगे, पासवर्ड भेजा मैंने ये, तो दूसरे को भी यही दिखा यदि रिसीवर को, तो वो तो समझ नहीं पाएगा। तो जाते समय एन्क्रिप्ट हो जाता है, जब उसको रिसीव होगा, तो फिर डिक्रिप्ट हो जाता है। डिक्रिप्ट मतलब वापस से इंग्लिश में चेंज हो जाता है। इस टेक्नीक को ये लोग एसएसएल हैंडशेक बोलते हैं या सर्वर सिक्योर्ड लेयर बोलते हैं। ये एक टेक्नीक इंटरनेट में यूज़ होती है जिससे आपका डेटा सेफली ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना है कि इस तरह का लॉक का आइकन ज़रूर आना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। यदि ये लॉक का आइकन खुला आ रहा है, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। अब देखो कुछ फैक्ट्स हैं इंटरनेट के बारे में जो मैंने कहीं से लिए, गूगल से ही लिए। दिन भर में जो इंटरनेट है उसमें पर सेकंड, हर सेकंड लोग 6000 से ज़्यादा ट्वीट कर रहे होते हैं ट्विटर पे, इतना ज़्यादा यूज़ होता है। 1000 से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डाल रहे होते हैं, हर सेकंड की बात हो रही है। 2.4 मिलियन के आसपास गूगल में सर्चेज़ हो रही होती हैं हर सेकंड। 1 मिलियन के आसपास लोग वीडियोज़ देख रहे होते हैं। 3.5 मिलियन के आसपास लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं और लगभग 3 मिलियन के आसपास लोग ईमेल भेज रहे होते हैं। और ये सारा काम जो इंटरनेट पे हो रहा होता है, ये सर्वर्स, प्रोटोकॉल्स, पैकेट्स, डीएनएस, एसएसएल की वजह से हो रहा होता है, जो इससे पहले हमने पढ़ा। हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम उतने टेक्निकल लोग नहीं हैं, हम सिर्फ यूज़र्स हैं। हमने इंटरनेट किया, हमने काम किया, हम चले गए। लेकिन इसके पीछे ये सारी टेक्नोलॉजीज़ वर्क कर रही होती हैं। प्रोटोकॉल, सर्वर्स, पैकेट्स, डीएनएस, एसएसएल, इनके थ्रू ये सब कुछ हो रहा है, जो भी हम दिन भर कर रहे हैं। तो आज हमने थोड़ा बहुत जाना कि जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या होता है।
पीछे क्या हो रहा होता? बिहाइंड द सीन आपने जो रिक्वेस्ट करी उसको डीएनएस उठाता है, वो आईपी में कन्वर्ट कर देता है, आपका डेटा पैकेट के थ्रू ट्रैवल करता है, एन्क्रिप्ट होके जाता है और सर्वर उस चीज़ का आंसर देता है और वो चीज़ आपको मिल जाती है और ये सब कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैंडल कर रही होती हैं बिहाइंड द सीन। तो इस थोड़ा बहुत मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि पीछे इंटरनेट वर्क कैसे करता है और उसमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सीन यूज़ हो रही होती है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।